तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो जैसे कि आप लोग से मैं कमिटमेंट किया था कि आप लोग से बात हुई थी, तो लोग ने बोला था कि एसएससी जेई के जो आपका मेंस का क्वेश्चन है उसका आपका उसका सॉल्यूशन करा दीजिए, ठीक है? ऐसा कमेंट आया था, ठीक है। तो मैं उसके रिगार्डिंग में आपसे बात करने वाला हूँ, ठीक है। अभी देखिए क्या होगा ना, अभी आपका आपका लेटेस्ट में आपका डीडीए जेई का पेपर होना है, ठीक है। तो इसी चैनल पे स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ही आप लोग जाइए और इसमें इस चैनल को विजिट कीजिए, क्योंकि इसमें अभी एसएससी सॉरी डीडीए जेई को लेकर अभी डेडिकेटेड सीरीज चल रहा है, जो कि वन शॉट वीडियो चल रहा है, जो कि कंप्लीट रिवीजन आपको होने वाला है। कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। 100 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन के बीच में आपको सारे सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ सारे क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं, ठीक है। जैसा कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया, उसी के बेस पे क्वेश्चन को सेट किया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग जाके देखें। वैसे कैंडिडेट जो अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं एंड शेयर नहीं किए हैं, तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें, ठीक है। उसी के बाद मैं इसी तरह भी कंटिन्यू रहूँगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग का सपोर्ट रहा तो आपका यूपीपीएससी जो लेक्चरर का पोस्ट आया हुआ है उसके रिगार्डिंग भी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। अभी फिलहाल में भी आरआरबी जेई भी आया हुआ है, मतलब सारा चीज़ कंटिन्यू मिलेगा, इसलिए चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी का आज का हम लोग स्टार्ट करने वाला कि 2024 में जो आपका सिविल हुआ था, ठीक है, 2024 में जो मेंस का पेपर हुआ था ना सिविल का, हम लोग उसका क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ना कि द फोर्स पर यूनिट एरिया, क्या है? द फोर्स पर यूनिट एरिया दैट मस्ट बी exerted in order to extract water from the soil is known as, क्या बोलते हैं उसको बताइए? फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब प्रेशर, ठीक है। जब कोई सॉइल से फोर्स अप्लाई करने पे, जब कोई मान के, जब कोई मिट्टी है, मान के चलिए कोई मिट्टी है, और मिट्टी से हम लोग, मिट्टी पर लोग फोर्स लगा के हम लोग वहां से पानी को बाहर निकाल रहे हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया का हम लोग कैपिलरिटी पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिलरिटी पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन हम लोग एक और इसमें जो कि चर्चित में रहता है आपका, ये मॉइस्चर इक्विवेलेंट, अच्छा है डिफिनेशन। अच्छा बताइए कि मॉइस्चर इक्विवेलेंट होता क्या है, इसे आप लोग क्या समझते हैं? देखिए मॉइस्चर इक्विवेलेंट क्या होता है ना कि मान के चलिए कि मेरे पास कोई एक सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का कोई सॉयल सैंपल है, ठीक है। सॉयल सैंपल है, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करते हैं? सॉयल सैंपल के नमूने में 30 मिनट के लिए 30 मिनट के लिए 30 मिनट के लिए हम लोग को 30 मिनट के लिए 1000 सेंटीफ्यूगल फोर्स के बाद 1000 सेंटीफ्यूगल फोर्स के बाद रोकी गई जल, ठीक है। 1000 सेंटीफ्यूगल, मान के चलिए कि कोई सॉइल सैंपल बता दिए, उसमें हम लोग क्या करना है कि 1000 सेंटीफ्यूगल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एक अप्लाई करने के बाद 30 मिनट तक कितना पानी वो रोक पाता है, ठीक है। 30 मिनट तक कितना पानी वो रोक पाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मॉइस्चर इक्विवेलेंट बोलते हैं। समझ में आ गया? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मॉइस्चर इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो समझ गए पहला? तब पहला का आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। बताइए, देखिए ऐसा क्वेश्चन हम लोग डीडीए जे में भी जितना भी सेट चल रहे हैं, वन शॉट, इसमें भी सेम सेम क्वेश्चन नहीं, मतलब सेम टाइप का नहीं, लेकिन बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट से हम लोग किए हुए हैं। फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये सब हम लोग किए हुए हैं, ठीक है। तो बताइए कि कि फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, बताइए तो थोड़ा। आप लोग को मैं बताया हूँ, बताइए कि फील्ड कैपेसिटी होता क्या है? फील्ड कैपेसिटी क्या होता है बताइए? वाटर कंटेंट एट विच प्लांट कैन नो longer extract sufficient water from the soil for its growth, ठीक है। सेकंड पढ़ते हैं। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द वाटर आफ्टर फ्री ड्रेनेज हैज रिमूवल मोस्ट ऑफ द ग्रेविटी वाटर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। मतलब वन का भी किस में है जी? वन का भी किस में है? देखिए एक इसमें है, मतलब ऑप्शन सी में है और ऑप्शन बी में है, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट यही तो होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मतलब बी का ए, अरे यार ये तो बहुत चालाक है, दोनों ऑप्शन में सेम सेम दिया है। अच्छा चलिए थर्ड देखते हैं। अच्छा, प्लांटेशन क्रॉप कौन सा होता है, ठीक है, और कमर्शियल क्रॉप कौन सा होता है? बताइए इनमें से कौन प्लांटेशन क्रॉप है और इनमें से कौन कमर्शियल क्रॉप है? बताइए तो, बताइए कि इनमें से कौन प्लांटेशन क्रॉप है। देखिए प्लांटेशन क्रॉप क्या क्या होता है? कोका हो गया, कॉफ़ी हो गया, COFF कॉफ़ी हो गया, फिर रबड़ हो गया, ये सारे जो है ना, ये सारे क्या है? प्लांटेशन क्रॉप है। मतलब डी का
4, डी का डी का डी का सी, ये तो होगा नहीं, डी का 4, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब कमर्शियल क्रॉप क्या होगा, शुगर कैन हो गया, फिर आपका शुगर कैन हो गया, फिर आपका टोबैको हो गया, टोबैको हो गया, ये सारे जो है आपका क्या है, कमर्शियल क्रॉप है। इसे हम लोग कैश क्रॉप भी बोलते हैं। ठीक है, कैश क्रॉप, कैश क्रॉप। ठीक है, समझ में आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ड्यूटी ऑफ एन इरिगेशन कैनाल डज नॉट डिपेंड अपॉन, बताइए ड्यूटी किस पे डिपेंड नहीं करता है, सॉयल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, सॉयल कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रू विच द कैनल रन, कल्टीवेशन मेथड, मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इरिगेशन वाटर, या फिर क्या है, रिजर्वायर स्टोरेज। बताइए इनमें से किस पे डिपेंड नहीं करता है, बताइए थोड़ा, किस पे डिपेंड नहीं करता है जी। बताइए। देखिए सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, देखिए इसमें से पहला क्या है, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्या होता है। देखिए सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है ना, कि कोई भी सॉइल है मेरे पास, मान के चलिए मेरे पास कोर्स ग्रेन सॉइल है। ठीक है, तो कोर्स ग्रेन सॉइल में क्या होता है, आप उसमें तो आपका सीपेज जो मैक्सिमम सीपेज होगा। ठीक है, उसमें क्या कि उसमें साइज, उसका साइज पार्टिकल्स बड़ा है एज कम्पेयर फाइन ग्रेन सॉइल। ठीक है, तो उसका साइज पार्टिकल्स बड़ा है, तो इसमें क्या होगा, आपका मैक्सिमम सीपेज होगा। ठीक है, मैक्सिमम सीपेज विथ मैक्सिमम सीपेज होगा, तो उसका जो आपका ड्यूटी होगा, ड्यूटी लो होगा। ठीक है, ड्यूटी लो होगा, मतलब ये आपका सही है। ठीक है, ये आपका ड्यूटी ऑफ इरिगेशन का पार्ट मतलब है, डिपेंड करता है इस पे। कल्टीवेशन ऑफ मेथड पे भी डिपेंड करता है, मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इरिगेशन वाटर इस पे भी डिपेंड करता है, लेकिन जो ये स्टोरेज, रिजर्वायर स्टोरेज है ना, इस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इस पे डिपेंड नहीं करता है। क्या पूछ रहा है, नॉट डिपेंड, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए क्या है, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये मल्टीपर्पस इरिगेशन प्रोजेक्ट बुल्ट इन द रिवर, बताइए कौन सी रिवर पे बनाया गया है। कालेश्वरम 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 लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है, क्या कावेरी पे है, या फिर आपका गंगा पे है, या फिर ब्रह्मपुत्रा पे, या फिर गोदावरी पे, बताइए किस पे, कौन से नदी पे बनाया गया है, उसको पूछ रहा है। देखिए कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को गोदावरी रिवर पे बुल्ट किया गया है। ठीक है, किस पे, गोदावरी रिवर पे, याद रखिएगा किस पे किया गया, गोदावरी रिवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। बताइए, ये क्वेश्चन तो आप लोग पढ़े भी होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े होंगे, बहुत बार पढ़े होंगे और आप लोग जानते भी होंगे। चलिए हम लोग लगाते हैं। देखिए रीज कैनाल क्या होता है, बताइए रीज कैनाल क्या होता है। देखिए तो हम लोग चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला क्या है कि कैनाल सेट दैट अलाइन पैरेलल टू द कंटूर ऑफ द एरिया, नहीं ये नहीं होगा। कैनाल अलाइंड रफ एट राइट एंगल, ये भी नहीं होगा। कैनाल अलाइंड अलोंग ए वाटर सेट एंड रन मोस्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द वाटर सेट, मतलब आर का सॉरी वन का सी इसमें है, इसमें है, ये दोनों गलत हो गया। फिर कंटूर कैनाल क्या होता है, कंटूर कैनाल ये क्या हो गया, ये आपका पैरेलल रहता है। और साइड स्लोप कैनाल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, राइट एंगल पे होता है साइड स्लोप कैनाल। तो साइड स्लोप देखिए, कैनाल अलोंग रफली एट राइट एंगल टू द कंटूर ऑन आइदर साइड ऑन द वाटर साइड नॉर इन वैली कर्व। ठीक है, तो ऑप्शन मतलब सी का जो आपका हो जाएगा, सी का किसका हो जाएगा, सी का बी हो जाएगा। ठीक है, तो सी का कहाँ गया, तीन का ना, थ्री का बी होगा, थ्री का बी बी, अरे यार दोनों कॉमन है। ठीक है, मतलब बी का इसको जाना पड़ेगा, तो इसका तो यही होगा ना। कंट्रोल कैनाल जो बच गया है, एक ही बच गया, कंट्रोल कैनाल पैरेलल होता है। ठीक है, तो बी का ए, बी का कहाँ गया, बी का ए, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक ये बताता हूँ फिगर। ठीक है, जो कि फिगर से याद रखिएगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुरंत आपको दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है ना, यहाँ फिगर में बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए फर्स्ट फिगर कैसे बनाते हैं, रीज कैनाल का। ठीक है, देखिए रीज कैनाल कैसे बनता है ना, ये आपका देखिए ये आपका रीज कैनाल हो गया, समझे, ये आपका जो रीज कैनाल हो गया, ये आपका दोनों साइड से आता है इस टाइप से। ठीक है, ये आपका हो गया रीज कैनाल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, रीज या वाटर सेट कैनाल। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं आपका क्या, कंटूर कंटूर कैनाल। देखिए कंटूर कैनाल क्या होता है, ये इसका आपको मान के चलिए कि कंटूर कैनाल समझने के लिए सबसे इजी क्या है ना, देखिए क्या बोलते हैं, पत्ता आप लोग देखे होंगे, पत्ता। ठीक है, पत्ता किस टाइप से रहता है, इस टाइप से रहता है ना, इस टाइप से। तो बस उसी को
इस टाइप से देखिए, ठीक है। क्या होता है ना कि आपका इस टाइप से रहता है कंटूर कैनाल, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें वाटर वाटर कंप्लीट आने के साथ जब पानी चारों इधर चारों साइड पानी गिरेगा पूरा एरिया में, तब बीच से पानी बहने लगेगा, मतलब इस टाइप से रहेगा। कैसे आपको बताएं हम, हाथ पंजा देख रहे हैं ना, बस इसी टाइप से आपका कंटूर केनाल रहता है, ठीक है, जो कि एक दूसरे के पैरेलल होता है। याद रखिएगा क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल होता है। देखिए ये आपका, ये मेरा मेन लाइन है, ठीक है। क्या है, मेरा मेन लाइन है, मेरा मतलब रिवर है, ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर है। इसके साइड से जो ये आके यहाँ आके पानी आके मिल रहा है, छोटे छोटे स्ट्रीम से आके जो पानी इसमें मिल रहे हैं, ठीक है, ये मिल रहे हैं। और फिर इसके बाद पानी यहाँ से सारा पानी मिल रहा है, और इसके बाद रिवर इधर से फ्लो हो रहा है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटूर कैनाल, ठीक है, जो कि पैरेलल एक दूसरे के। याद रखिएगा, कंटूर कैनाल इज अलाइंड पैरेलल टू द कंटूर ऑफ द एरिया, ठीक है। इसके बाद आपका साइड स्लोप कैनाल, साइड स्लोप कैनाल कैसा होता है, ये आपका देखिए, मान के चलिए कि मेरा ये मेरा कोई लाइन है, ठीक है, मेरा ये रिवर है, इसके ये परपेंडिकुलर फ्लो करता है, इस टाइप से रहता है, ठीक है, इस टाइप परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर राइट एंगल परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इसी का हम लोग क्या बोलते हैं, साइड स्लोप कैनाल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द ऑड ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल बेस्ड ऑन द डिस्चार्ज एंड फंक्शन ऑफ द कैनाल। बताइए इनमें से कौन अलग है, बेस्ट किसकी बोल रहा है, ऑड बोल रहा है, विद रिस्पेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल बेस्ड ऑन द डिस्चार्ज, डिस्चार्ज पे, डिस्चार्ज एंड फंक्शन ऑफ द कैनाल, डिस्चार्ज एंड फंक्शन ऑफ द कैनाल के लिए कौन ऑड है, बताइए कौन ऑड इसमें से आपको लग रहा है, कौन ऑड है जी, बताइए। पावर पावर कैनाल, नेविगेशन कैनाल, या फिर ब्रांच कैनाल, या फिर कैरियर कैनाल, कौन सा होगा। इसमें जो आपका एसएससी जो आंसर कंसीडर किया है इस क्वेश्चन में, एसएससी ने आंसर कंसीडर किया है बी, मतलब नेविगेशन कैनाल, ठीक है। लेकिन जो इसका एक्चुअल आंसर है, उसका एक्चुअल आंसर क्या है, ब्रांच कैनाल। ब्रांच कैनाल को कंसीडर नहीं किया जाता है बेस्ड ऑन डिस्चार्ज एंड फंक्शन के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि करेक्ट आंसर है। ये आंसर सही ये है, लेकिन एसएससी जो आंसर, जो एसएससी के द्वारा जो आंसर है वो बी बोला गया है, ठीक है, एसएससी के द्वारा बी बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या है, बताइए लेसिया केनेडी थ्योरी के बारे में क्या है। Kennedy assumed that silt is kept in suspension, ठीक है। According to Kennedy assumption, ED are generated from the board, EDs generated from the bed only। क्या ये सही बोल रहा है, केनेडी क्या होता है, केनेडी जो बोला था कि ये जो ईडीज का फॉर्मेशन होता है वो एलवेज कहाँ से होता है, बॉटम से, मतलब बेड ओनली, ठीक है। ये केनेडी बोला था, जो कि ऑप्शन ये सही है। दूसरा देखते हैं कि केनेडी थ्योरी सील्ट इज कीप्ड इन सस्पेंशन, सही है, बताइए सही है ये ऑप्शन। केनेडी एज्यूम दैट सील्ट इज कीप्ड इन सस्पेंशन, ये भी ऑप्शन सही है, मतलब केनेडी के द्वारा ये दोनों बोला गया अजम्पशन दोनों सही है, मतलब बी ऑप्शन। ए एंड बी आर ट्रू, ए एंड आर इज ट्रू, बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि ए लेबोरेटरी कंपैक्शन टेस्ट कंडक्ट ऑन ए सॉइल सैंपल हैविंग अ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 2.65 दिया हुआ है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इतना दिया हुआ है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 96% दिया है, टेक डेंसिटी ऑफ वाटर इतना लेना है, फाइंड द ओपिटम मॉइस्चर कंटेंट एंड एयर कंटेंट। बताइए अच्छा क्वेश्चन है, ओपिटम मॉइस्चर कंटेंट एंड एयर कंटेंट निकालने के लिए दिया हुआ है, बताइए क्या कैसे निकलेगा। कैसे निकलेगा जी, पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा बताइए, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले हम लोग निकालते हैं यहाँ से, पहले ई निकालते हैं, ठीक है। ई निकालेंगे, ई कैसे निकलेगा, गामा डी से, गामा डी क्या होता है, जी जी गामा W/1 प्लस ई, यहाँ से हम लोग ई निकालेंगे, ठीक है। चलिए ई निकालते पहले, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू हो जाएगा ना क्या, जी गामा W डिवाइडेड बाई गामा D-1, ठीक है। चलिए हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, जी कितना है 2.65, ठीक है, इंटू गामा W 1 है, ठीक है, और गामा डी कितना है 1.8 है, -1 है, ठीक है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.47 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, ई मेरा कितना आ गया 0.47 आ गया। अब चलिए हम लोग एक इसके बाद नेक्स्ट हम लोग
निकालते हैं सहवाग फार्मूला से, मेरा वहां से निकल जाएगा क्या, मॉइस्चर कंटेंट निकल जाएगा, ठीक है। सहवाग SE इजकल टू WG, ठीक है। तो मेरा S कितना दिया हुआ है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन 96% दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 96% इंटू ई कितना दिया मेरा, ई आ गया मेरा 4.47 डिवाइडेड बाई जी का वैल्यू कितना है 2.65, और यहाँ से निकल जाएगा मेरा W। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसको इसका यहाँ में लिख देता हूँ थोड़ा, इसको सॉल्व करके इसका आंसर कितना आएगा 17.1% आ गया। ये आपका क्या आ गया, ये आपका W आ गया, ठीक है, जो कि मॉइस्चर कंटेंट है, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट देखिए तो 17.17 कहीं है, 17.1 ये है यहाँ है, लेकिन चलिए हम लोग इसके बाद भी क्या बोल रहा है, एयर कंटेंट निकालने के लिए, ठीक है। तब फॉर एयर कंटेंट के लिए क्या होता है, AC इजकल टू 1 - S होता है। तो 1 - S कितना है 96, ठीक है। 96 यहाँ से कितना आएगा 4%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। देखिए एक कोर्स ग्रेन सॉइल हैविंग ए वॉइड रेशियो 0.7, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7, कैलकुलेट द क्रिटिकल ग्रेडियंट क्या होता है, ICR इजकल टू G-1/1 प्लस E। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, G इसका कितना है 2.7 - 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस E 0.7। यहाँ से कितना आएगा 1 जब माइनस करेंगे तब 1.7 डिवाइडेड बाई 1.7, ठीक है। यहाँ से वैल्यू कितना आ गया, जब इसको काटेंगे तो 1 हो गया, 1 जो आपका ये वैल्यू है 1, ठीक है, याद रखिएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अकॉर्डिंग टू मोहर्स कूलम्ब थ्योरी फेल्यूर यूजफुल इन ए केस ऑफ सॉइल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मोहर्स कूलम्ब फेल्यूर थ्योरी जो है के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से रॉन्ग पूछ रहा है, इनमें से रॉन्ग कौन है बताइए। अब जब तक आपका इसका स्टेटमेंट आपको याद नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं, गलती होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। बताइए, कोशिश कीजिए। The ultimate strength of a material is determined by the stress on the potential failure plane। क्या ये सही ऑप्शन आपको लग रहा है? बताइए ये सही ऑप्शन। ये जो बोला द फेल्यूर द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेस ऑफ पोटेंशियल प्लेन, ये सही ऑप्शन है, ये इसका जम्पशन है, ठीक है। दूसरा देखते हैं क्या है, मटेरियल फेल इसेंशियली बाय शेयर। क्या मोहर कूलम्ब फेल्योर थ्योरी में उसका क्या उसका जो मोहर कूलम्ब फेल्योर थ्योरी का जो आपका थ्योरी है क्या ये उसका उसमें जो होता है मटेरियल फेल बाय इसेंशियल बाय शेयर, क्या ये सही है। मटेरियल फेल करता है शेयर में कि नहीं करता, सो बताइए पहले बताइए। मटेरियल फेल इसेंशियली बाय शेयर में होता है, मटेरियल जो फेल करता है शेयर में फेल करता है, ठीक है। थर्ड हम लोग पहुंचते हैं कि द फेल्यूर क्राइटेरिया ये दोनों सही है, ठीक है, ये दोनों इसका एजम्पशन मतलब इसका थ्योरी है। तीसरा क्या है, द फेल्यूर क्राइटेरिया डिपेंड ऑन द इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस। द फेल्यूर क्राइटेरिया डिपेंड ऑन द इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि द क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस कॉजिंग फेल्यूर डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल एज वेल एज नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द फेल्यूर प्लेन। ये भी सही है, ये आपका गलत है। क्रिटिकल फेल्यूर क्राइटेरिया डिपेंड ऑन इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस, इस पर डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमको इसमें इनकरेक्ट पूछा हुआ था, ठीक है, इनकरेक्ट पूछा हुआ था। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए तो क्या निकालना है, पोरोसिटी ऑफ सैंड इन नेचुरल स्टेट। कैलकुलेट द पोरोसिटी, बताइए बल्क यूनिट वेट दिया हुआ है, यूनिट वेट दिया हुआ है, बताइए इसका कैसे निकलेगा पोरोसिटी। पहले क्या दिया हुआ है देखिए तो इसमें से कैसे क्या निकलेगा बताइए पहले, इसमें से हम क्या निकालें, गामा डी भी दिया हुआ है बताइए इसको कैसे निकालें। देखिए इसमें क्या क्या वैल्यू दिया हुआ, सारा वैल्यू गिवन है। इसमें से सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्या, गामा डी, जो क्या होता है यूनिट वेट ऑफ बल्क यूनिट वेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट, ठीक है। तो यूनिट वेट कितना दिया हुआ, यूनिट वेट आपका 25 है प्लस सॉरी आपका बल्क यूनिट कितना है 19.5 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस वाटर कंटेंट कितना है 15%, 0.15। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे कितना आएगा
19.5 डिवाइडेड बाई 1.15। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो आप कितना आएगा, 16 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 16.6 आएगा, ठीक है, आपका किलो न्यूटन पर मीटर क्यू, ठीक है। ये मेरा आ गया क्या, गामा, गामा डी आ गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है मेरा पोरोसिटी ऑफ सैंड, ठीक है। तो हम लोग इसका एक रिलेशन जानते हैं, ई इजकल टू गामा एस डिवाइडेड बाई गामा डी माइनस 1, ठीक है। तो ई इजकल टू, चलिए गामा एस कितना है देखिए तो, गामा एस कितना है, सेचुरेटेड 25 है ना जी। चलिए तो 25 पुट, यहाँ 25 पुट कीजिए, गामा डी कितना आ गया 16.6 माइनस 1। इसको यहाँ से जब सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, 16.1 यहाँ आ जाएगा, तो 25 में से 16 घटाइए तो कितना आएगा इसको माइनस कीजिएगा कितना आएगा, इसको माइनस कीजिएगा तो आपका वैल्यू पॉइंट फोर से बनाएगा, ठीक है। ये आपका 0.4 से बनाएगा, 4 ई का वैल्यू आ गया ये, ठीक है। क्या किसका, क्या ई का वैल्यू आ गया। अब हम लोग निकालना क्या, पोरोसिटी एन इजकल टू क्या होता है, ई बाई 1 प्लस ई कितना मेरा है, ये 0.47 डिवाइडेड बाई 1.47, सीधे हम जोड़ दिए। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसमें से आपका वैल्यू कितना आएगा, 0.32%, 32, ठीक है, जो कि 321 आएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 32.1%, ठीक है, 32.1%, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉइल आर करेक्ट और इनकरेक्ट। देखिए क्या है ना, कोर कटर मेथड सैंड रिप्लेसमेंट मेथड कैन बी यूज फॉर फाइंडिंग द इन सिटू सॉइल। क्या कोर कटर मेथड और सैंड रिप्लेसमेंट मेथड इंस्टीट्यूट फाइंड क्या करता है, इंस्टीट्यूट डेंसिटी सॉइल को फाइंड करता है, मतलब दोनों ये फील्ड मेथड है, सही है। द वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड इज सुटेबल ओनली फॉर ए कोहेसिव सैंपल ब्रॉड फ्रॉम ए फील्ड। क्या ये सही है, द वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड इज सुटेबल ओनली ए कोहेसिव सॉइल ब्रॉड फ्रॉम ए फील्ड, ये भी ऑप्शन सही है, मतलब ए और बी बोथ ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल के लिए पूछ रहा कौन सा सही है। देखिए तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, पहला स्टेटमेंट क्या है फाइन ग्रेन सॉइल अटेन ए मैक्सिमम हाइयर डेंसिटी, सही बात है, जितना सॉइल फाइन रहेगा उसका सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण उसका डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। फाइन ग्रेन सॉइल अटेन ए मैक्सिमम डेंसिटी एंड लोअर ऑप्टिमम वाटर कंटेंट व्हेन कंपेयर टू द वेल ग्रेडेड कोर्स ग्रेन सॉइल, ये ऑप्शन मेरा सही है, ठीक है। सेकंड पढ़ते हैं, कॉम्पैक्टेड डेंसिटी ऑफ सॉइल, कॉम्पैक्टेड डेंसिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज, ठीक है, कॉम्पैक्टेड डेंसिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज एज वाटर कंटेंट इंक्रीज टिल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इज अचीव, नहीं ये गलत है। जब मेरा कॉम्पैक्टेड सॉइल जब इंक्रीज कर रहा है तो मेरा वाटर कंटेंट डिक्रीज करना चाहिए, तब जाकर सही होता, ठीक है। जो कि ये बोल रहा है कि दोनों इंक्रीज कर दिया, ऑप्शन गलत है, मतलब खाली ए इज ट्रू बी इज फॉल्स, कहाँ गया जी, ए इज ट्रू बी इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या है विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द फैक्टर अफेक्टिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉइल, बताइए क्या है। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, probability directly proportional to the viscosity of water and inversely proportional to the unit weight of water, क्या ये सही है, बताइए तो, ये होता है ना, probability directly proportional unit weight of water but inversely proportional to the viscosity of water, ये होता है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, probability directली proportional to the viscosity, जो कि ये ऑप्शन गलत है। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा स्टेटमेंट, डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ सॉइल मीडियम अल्टरनेट द प्रोबेबिलिटी थ्रू सॉइल, डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ सॉइल मीडियम अल्टरनेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉइल, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। जब मान कर देखिए डिग्री मतलब कोफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी जैसे ही बढ़ेगा साथ ही साथ आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा। लेकिन ये ऑप्शन मेरा सही है, ये ऑप्शन गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग, कहाँ है, ए इज रॉन्ग, बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ए प्लेट लोड टेस्ट प्लेट लोड टेस्ट के बारे में पूछ रहा है, टू फाइंड द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, और अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के बारे में। ठीक है, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है प्लेट लोड टेस्ट के लिए, प्लेट लोड टेस्ट इज ए लेबोरेटरी टेस्ट यूज टू फाइंड द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। प्लेट लोड टेस्ट क्या अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फाइंड करता है? नहीं, ये सेटलमेंट फाइंड करता है। ऑप्शन नंबर पहला है जो कि गलत है। द अल्टीमेट द बियरिंग प्लेट इज आइदर सर्कुलर स्क्वायर मेड ऑफ ए स्टील नॉट बी लेस देन 25 mm ऑफ थिकनेस। ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कहाँ गया? बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, ए इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देन शेयर करें। देखिए क्या है एक क्वेश्चन, एक प्रिज्मेटिक बार है जिसका क्रॉस सेक्शन कितना है 30 × 30 mm का है, लेंथ 1 मीटर है, एक्सियल टेंसाइल फोर्स कितना है 90 किलो न्यूटन का है। कैलकुलेट द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बताइए जिसका इट इज इफ द स्ट्रेन का वैल्यू 0.0005 दिया हुआ है। बताइए कैसे बनेगा ये, बताइए क्या निकालना है? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना है। क्या निकालना है? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना है। बताइए इसका देखिए सारा सारा तो गिवन डेटा जान रहा है कि इसका क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें टेंसाइल फोर्स इतना एक्ट कर रहा है। इसका निकालना क्या? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हम लोग जानते हैं स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है? स्ट्रेस इक्वल टू यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। ठीक है, चलिए तो आपका क्या है? स्ट्रेस है। स्ट्रेस इक्वल टू क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया होगा। ठीक है, ई यहाँ पर ई का ई रह जाएगा और आपका ये एप्सिलॉन मतलब स्ट्रेन का वैल्यू दिया हुआ है। तो इसमें से हमारा एफ कितना दिया हुआ है 90 गुना 10⁻³ एरिया कितना है 30 × 30 मतलब 900। ठीक है, इजकल टू ई का वैल्यू कितना है 0.000005। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई निकालना है। ठीक है, तो ये मेरा जो वैल्यू दिया हुआ है ये मेरा स्ट्रेन का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमको यहाँ से मतलब ई निकालना है। ठीक है, ई निकालना है। तो ई कैसे निकलेगा जी? इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपका ई का वैल्यू आ जाएगा जो कि कितना है 200। ठीक है, 200 × 10⁻³ है, 200 × 10⁻³ है जो कि न्यूटन पर mm² में। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये गुना में है भागा में लेकर आइएगा, भागा वाला गुना में जाएगा, गुना वाला भागा में जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और यार बैक हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि ए सर्कुलर शाफ्ट डायमीटर 20 mm डायमीटर दिया इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट ए टॉर्क फ्रॉम द शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। फाइंड द शेप ऑफ टॉर्क इन विच द शाफ्ट कैन ट्रांसमिट इफ द शियर स्ट्रेस इज नॉट एक्सीड 30 MPa। बताइए सर्कुलर शाफ्ट है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पहले बताइए फॉर्मूला कैसे लगेगा, इसका कौन सा फॉर्मूला लगेगा? T/J इजकल टू G⁻L इजकल टू τ/r। ये इसका फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से ये बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए सारा चीज़ दिया हुआ है, सर्कुलर शाफ्ट डायमीटर भी दिया हुआ है, आपका शियर स्ट्रेस भी दिया हुआ है, इसी फॉर्मूला पे ये न्यूमेरिकल बनेगा। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है? टाउ इजकल टू होता है कितना 16T डिवाइडेड बाई πd⁻3। ठीक है, शियर स्ट्रेस इजकल टू 16T πd⁻3। तो मेरा क्या दिया हुआ है? यहाँ पर शियर स्ट्रेस दिया हुआ है। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस कितना मेरा 30 है। ठीक है, इजकल टू 16 × T कितना है मेरा? T टॉर्क मेरा कितना अप्लाई हो रहा है? टॉर्क दिया है, टॉर्क मेरा है आपका कितना? और टॉर्क तो हमको निकालना है ना, टॉर्क निकालना है। फाइंड द सेफ टॉर्क तो हमको फाइंड करना है, ये टॉर्क हमको फाइंड करना है डिवाइडेड बाई पाई इंटू डाया कितना दिया हुआ देखिए तो 20 mm। ठीक है, तो 20 का क्यू हो जाएगा। ठीक है, इसमें से टी निकालिए, टी आपका कैसे निकलेगा बताइए तो? यहाँ से टी कैसे निकलेगा? हमारा पाई के टर्म में चाहिए। देखिए पाई यहाँ पर है ना, पाई के टर्म लेके आना है, इसको सॉल्व कीजिएगा जो कि जिसका आंसर आपका 15,000 पाई न्यूटन पर mm है इसका आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से टी फाइंड कीजिएगा, टी ही तो निकालना है जो कि मैं सारा पुट कर दिया, खाली इसको टी का वैल्यू निकाल दिए, उसका आंसर है। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है, इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, कौन सा स्टेटमेंट जो कि गलत है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखिए तो पहले हम लोग इसको क्या निकालते हैं, पहले शेयर फोर्स निकालते हैं, ठीक है, शेयर फोर्स हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर पॉइंट डी, ठीक है, कहाँ पे, एट डी पे, शेयर फोर्स कितना है जी, 800 न्यूटन का है, ठीक है। डी पे कितना है, 800 न्यूटन। उसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ पे, एट सी पे, सी पे शेयर फोर्स कितना आएगा, 800 प्लस 500, सी पॉइंट पे दोनों ऐड होगा, 800 प्लस 500 कितना हो गया, 1300, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं बी पे, बी पे कितना आएगा, ये 1300 इधर हो गया और 300 इधर से, मतलब ये 1600 हो गया ना, कितना हो गया, 1600 न्यूटन, ठीक है। और ए पे कितना आएगा बताइए तो, ए पे कोई लोड नहीं है, तो ये तीनों का जो समीशन यहाँ पे आएगा, ठीक है। ए पे कितना आ गया, 1600 न्यूटन, ठीक है। ए पे मतलब टोटल शेयर फोर्स हम लोग का निकल गया। अब अब क्या बोल रहा है, अब इसमें से बेंडिंग मोमेंट, इसमें बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम लोग इस स्टेटमेंट का आंसर दे पाएंगे। चलिए हम लोग डायग्राम बनाते हैं। मान के चलिए कि मेरा ये पॉइंट है, ए है, यहाँ बी है, मान लेते हैं ये मेरा सी पॉइंट है, ये मेरा डी पॉइंट है, ठीक है। मेरा ए पॉइंट पे कितना शेयर फोर्स आया है, 800 आया है, ये 800 तक इतना तक उठेगा, मान के चलिए कि 800 तक हो गया, ठीक है। सी पॉइंट पे कितना है, 1300 है, तो यहाँ से ये 800 से यहाँ से कंस्टेंट आएगा यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद ये उठेगा 500 और, ठीक है, ये मेरा 800 हो गया, ये मेरा 500 हो गया, तो कितना हो गया, ये 1300, ठीक है। उसके बाद कितना, 1600 है, तो यहाँ से 500 ये कांस्टेंट यहाँ तक आएगा, ठीक है। कांस्टेंट आएगा कितना, कांस्टेंट मेरा कितना, 1600 जाना है, 8 5 1300, और ये मेरा 300 यहाँ से उठेगा, ठीक है, 300 उठ गया, और यहाँ से ये लास्ट में जाके आपको मिल जाएगा 1600 में, 1300 3 1600 हो गया ना, ये मेरा 1600 यहाँ इस पॉइंट पे है, ये मेरा 1600 है, 1600 यहाँ पर है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये पॉजिटिव फिगर है, देखते हैं क्या है, देखिए। शेयर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी इज ग्रेटर देन पॉइंट डी, बेंडिंग मोमेंट पॉइंट सी, ठीक है। अच्छा हम लोग पॉइंट थोड़ा दे देते हैं, अच्छा रहेगा। ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ए हो गया, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। देखिए बेंडिंग मोमेंट पॉइंट सी, बेंडिंग मोमेंट पॉइंट सी इज ग्रेटर देन पॉइंट डी, सी के ज्यादा है, कहाँ है जी, सी पॉइंट पर ज्यादा है, एंड डी नहीं, गलत है, ये नहीं है। शेयर फोर्स एट पॉइंट डी इज लेस देन पॉइंट बी, शेयर फोर्स पॉइंट डी इज लेस देन पॉइंट बी कम है शेयर फोर्स इससे ना, ये भी कहाँ कम, कहाँ है, ये भी गलती बता रहा है। ये भी मतलब ये दोनों सही है, ये ध्यान दीजिएगा, ये मेरा सही है, लेकिन मेरा क्या है, इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, ये ध्यान रखिएगा ना कि सही मार्क है या मार्क निकल जाइएगा। ये तो सही तुमको दिख ही रहा है कि बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी इज ग्रेटर देन डी, ठीक है। शेयर फोर्स एट पॉइंट डी, शेयर फोर्स पॉइंट डी पे कम है एज कम्पेयर टू बी के, बी में, बी मेरा यहाँ पे कितना है, 800 500 1300 है, ठीक है, जो कि यहाँ पर कितना है, 800 है, जो कि कम है, लेकिन हमको क्या जानना है, हमको इनकरेक्ट जानना है। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट सी इज ग्रेटर देन पॉइंट बी, सी ज़्यादा है बी के कंपेरिजन में, यही ऑप्शन सही है, मतलब यही ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू सर्कुलर शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ए प्योर टोर्सन। बताइए प्योर टोर्सन के केस में कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है। इस एट ए आउटर सरफेस ऑफ द शाफ्ट शेयर फोर्स इज जीरो, रॉन्ग। If a moment is applied in a vertical place containing the longitudinal axis of the beam will be subjected to a torque causing a torsion in a member। आपको टोर्सन का डिफिनेशन दे रहा है, ठीक है, ये प्योर टोर्सन के बारे में नहीं बता रहा है। ट्विस्टिंग अलोंग द शाफ्ट इज नॉट यूनिफॉर्म, नहीं होगा। टोर्सन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए ट्विस्ट ऑन ए रेडियन पर यूनिट लेंथ ऑफ द शाफ्ट इज टर्म एज टोर्सनल रिजिडिटी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है, कैलकुलेट द बल्क मॉडुलस ऑफ एलवाई बॉडी पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी
इज 180 जीपीए, कैलकुलेट द पॉइजंस रेशियो। बताइए बल्क मॉडुलस कैसे निकलेगा? फॉर्मूला क्या होता है बल्क मॉडुलस? के इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है जी? अरे यार, बैक जाओ बैक जाओ। क्या होता है? ई इक्वल टू 3k 1 - 2 म्यू। ठीक है, तो हमको निकालना है के इक्वल टू कितना होगा बताइए तो। हमको के निकालना है। अच्छा चलिए हम इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं। ई इक्वल टू, ई मेरा कितना है? बल्क इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना? 180 एमपीए। ठीक है, तो हमको इसको 180 एमपीए इक्वल टू 3 × के हमको निकालना है 1 - 2 × म्यू। ठीक है, म्यू का वैल्यू कितना है? 0.25। ठीक है, 180 इक्वल टू 3k। यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए तो कितने निकल जाएगा जी? ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें से इसको माइनस कीजिए और जितना आएगा, ठीक है, उसको के इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा और यहाँ 180 आ गया। फिर यहाँ से के निकल जाएगा, इसको गुना में है, ये आ जाएगा डिवाइड में, मतलब 180 के नीचे आ जाएगा, वहाँ से वैल्यू आ जाएगा। इसका वैल्यू अब कितना आएगा? 120 एमपीए। इसका आंसर है। आंसर कितना है? 120 एमपीए। समझ गए? देखिए नेक्स्ट क्या है? इन ए ट्रांसवर्स सर्वेइंग द डायरेक्शन ऑफ a सर्वे लाइन PQ इज ए लेंथ ऑफ 137 मीटर, measuring the whole circle bearing, if a whole circle bearing system if is found to be 35 degree, calculate the latitude of the survey line। लेटीट्यूड फाइंड करने के लिए बोल रहा, बताइए कैसे फाइंड होगा? देखिए ये मेरा सर्वे क्या बोल रहा है? PQ पॉइंट है, ठीक है, जो कि 135 कितना है? 135 डिग्री। PQ पॉइंट होल सर्कल बेयरिंग, मतलब मान के चलिए मेरा यहाँ कोई पॉइंट है, ठीक है, क्या है? AB मेरा कोई पॉइंट है, ठीक है, ये मेरा नॉर्थ होता है, ये मेरा साउथ है, ठीक है। ठीक है, इसमें से अच्छा ये लेन क्या होता है? ये जो मेरा है ये लेन क्या होता है? ये आपका लेटीट्यूड, ये लेटीट्यूड है कि लॉन्गिट्यूड? बताइए। बियरिंग मेरा कितना दिया? बियरिंग, ये मेरा बियरिंग कितना है? बियरिंग इक्वल टू 35 डिग्री। ठीक है, तो हमको फाइंड करना है, कैलकुलेट दी लेटीट्यूड। लेटीट्यूड इक्वल टू क्या होता है? लेटीट्यूड इक्वल टू एल इक्वल टू, लेटीट्यूड इक्वल टू क्या होता है? एल कॉस थीटा, और डिपार्चर इक्वल टू एल साइन थीटा। ठीक है, एल कॉस थीटा एल साइन थीटा। ठीक है, तो चलिए हमको डिपार्चर निकालना है। तो मेरा लेंथ कितना है? 137 डिग्री। तो सीधे फॉर्मूला पुट कर दीजिए। हमको निकालना क्या है? लेटीट्यूड। तो एल इक्वल टू कितना है? लेंथ कितना है? 137 कॉस 135, सॉरी 35 डिग्री। यहाँ सब सॉल्व कीजिएगा, यहाँ सब सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ सब आपका लेटीट्यूड कितना आ जाएगा? 112। ठीक है, 112 पॉइंट समथिंग है। इसको सॉल्व कर लीजिए ना, कॉस 35 डिग्री। मेंस है ना, मेंस में तो वैल्यू तो तुरंत आपको कैलकुलेटर में डालिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा आपका? 112.2 है समथिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज करेक्ट पेयर? बताइए कौन सा सही है इसमें? डिurnal वेरिएशन, क्या डिurnal वेरिएशन डेली वेरिएशन है ना? क्या ये डेली वेरिएशन है? सेकुलर वेरिएशन, अर्थक्वेक वेरिएशन, कॉज बाय वेरिएशन टाइप। ठीक है, इरेगुलर वेरिएशन है, मैग्नेटिक स्टॉर्म में भी कॉजेज। कौन सही है जी? बताइए इनमें से कौन सही है? ड्यूरनल वेरिएशन, ये डेली वेरिएशन है, ठीक है, ये आपका सही है। टेम्परेचर वेरिएशन में भी कॉज दिस टाइप ऑफ वेरिएशन, ये सही है ऑप्शन। ठीक है, देखिए सेकुलर वेरिएशन, ये अर्थक्वेक में भी कॉज वेरिएशन टाइप, ये नहीं। ये गलत है, मतलब दूसरा गलत है, तो इसमें नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन एलिमिनेशन से बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। द लेंथ ऑफ सर्वे लाइन measuring with 30 सेंटीमीटर लॉन्ग was found to 350 मीटर। कैलकुलेट द ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ का फॉर्मूला कैसे निकलेगा? बताइए तो। ट्रू लेंथ निकालना है जिसका ये पता चेन वाज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गया है। ठीक है, कितना? 12 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गया है। तो हम लोग जानेंगे कैसे निकलेंगे इसका। 30.12 डिवाइडेड बाई 30 गुना 350। इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व जब कीजिएगा तो आपका वैल्यू कितना आएगा? 351.4 आएगा। ठीक है, आंसर डायरेक्ट निकालने का तरीका है। बताइए अकॉर्डिंग टू विच मेथड
of a balancing of a transverse, the total error is error in latitude and departure dis, dis, disturbed in a proportional to the latitude and departure of the side। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राफिकल मेथड, एक्सिस मेथड, ट्रांजिशन मेथड, या फिर बॉडीज रूल। बताइए इसमें क्या, इसको क्या बोलते हैं जी? इसको हम लोग, इसको जो मेथड हम लोग लेटीट्यूड बाय डिपार्चर का हम लोग पढ़ते हैं, ये हम लोग मेनली पढ़ते हैं किसमें, किसे पढ़ते हैं? ट्रांजिट मेथड में या फिर बॉडीज रूल में? बताइए किसमें पढ़ते हैं हम लोग? बताइए। इसको हम लोग पढ़ते हैं ट्रांजिट रूल में, ठीक है, ये ट्रांजिट रूल में पढ़ते हैं। लेकिन इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही है, लेकिन जो आपका क्या बोलते हैं, लेकिन जो इसका जो आंसर जो एसएससी माना गया है, एसएससी के द्वारा बी बी माना गया है, जो कि ये गलत है, बी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर लैंड। बताइए कंटूर लैंड के केस में कौन कौन सही है? कंटूर लैंड डज नॉट पासिंग थ्रू द परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ अ बिल्डिंग, क्या ये सही है गलत है? बताइए। कंटूर लैंड कंटूर ऑफ ए डिफरेंट एलिवेशन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर इन केस ऑफ ओवरहैंगिंग और केस ऑफ क्लेफ। बताइए कौन सही है इसमें से? बताइए। कंटूर लैंड डज नॉट पासेज थ्रू द परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग, ये एकदम सही है, ठीक है। और दूसरा क्या है, देखिए द कंटूर ऑफ अ डिफरेंट एलिवेशन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर इन ए केस ऑफ ओवरहैंगिंग क्लिफ। ओवरहैंगिंग क्लिफ में ये होता है कि कंटूर लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है। ए कंटूर लाइन मस्ट क्लोज अपॉन इटसेल्फ थ्रू आउट, नॉट ए कंटूर लाइन मस्ट बी क्लोज अपॉन इटसेल्फ थ्रू आउट, नॉट नेसेसरी विद द लिमिट ऑफ मैप। लिमिट ऑफ मैप, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइडेंटिफाई द बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बताइए चेन सर्वेइंग के केस में कौन कौन सही है? चेन सर्वेइंग इज सुटेबल फॉर सर्वे ऑफ अ स्मॉल एक्सटेंट एंड ओपन ग्राउंड टू इंश्योर डेटा फॉर एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए पीस ऑफ लैंड। क्या ये सही है? हम लोग जो चेन सर्वेइंग करते हैं फॉर स्मॉल एक्सटेंट एंड ओपन ग्राउंड, ठीक है, ओपन ग्राउंड में करते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग डेटा क्या करता है कि डेटा फॉर ए एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द बाउंड्री ऑफ द पीस ऑफ लैंड, ये सही है। पीस ऑफ लैंड पे मतलब सही बोल रहा है ये ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन देखिए क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ ए चेन सर्वेइंग इन ए ट्रायंगुलेशन, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर दोनों सही है, बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर ट्रू, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट। बताइए इनमें से कौन सा है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट है? सीधे मारिए ट्यूलोमीटर और आगे बढ़िए। बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है। फिगर दिया हुआ, बताइए इनमें से कौन एग्जिट कप है, क्या सही है? 14 नंबर क्या है? 14 नंबर यहाँ क्या है? 14 नंबर किस, 14 नंबर में एग्जिट कैप है, लेकिन यहाँ 14 नंबर यहाँ क्या है? 15 नंबर में एग्जिट कैप है। बताइए जी कौन सही है, इसमें कौन गलत है? देखिए तो 14 नंबर को बोल रहा है कि एग्जिट कैप, नहीं ये तो गलत है, 14 नंबर में नहीं है ये। 11 नंबर क्या है? 11 नंबर एग्जिट कैप है। देखिए तो 11 नंबर, देखिए तो 11 नंबर यहाँ है, इसको इसको बोला एग्जिट कैप, ये भी गलत है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है कि 15 नंबर एग्जिट कैप, ये सही है, 15 नंबर आपका एग्जिट कैप है। अच्छा दोनों ऑप्शन में, ठीक है। फिर 13 नंबर मिरर है, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर क्या है मेरा? 14 नंबर देखिए क्या है? 14 नंबर पाइवोट है। इसमें क्या है? 14 नंबर, 11 नंबर पाइवोट बोल रहा है, 11 नंबर क्या है मेरा? गलत है। ये ऑप्शन मतलब गलत हो गया, ये ऑप्शन सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। In a theodolite, what will be happens with respect to a rotation of upper plate and lower plate if the lower plate is clamped, and upper plate is unclamped? बताइए। अपर प्लेट इज रोटेट, क्या बोल रहा है? लोअर प्लेट को हम लोग क्लैम्प कर रहे हैं, ठीक है। लोअर प्लेट देखिए कैसे बोल रहा है ना कि लोअर प्लेट, ये दो प्लेट है, ठीक है, जिसमें से लोअर प्लेट को फिक्स कर रहा है, और अपर प्लेट को मूव कर रहा है। क्या बोल रहा है? इफ ए लोअर प्लेट इज क्लैम्प, मतलब इसके फिक्स, ई प्लेट को फिक्स कर दे रहा है, ये प्लेट को फिक्स कर दे रहा है, और अपर प्लेट को अनक्लैम्प, मतलब ये अपना ये रीडिंग ले सकता है, ठीक।
देखिए सर, हम लोग पढ़ते हैं ऑप्शन। अपर प्लेट रोटेट ऑन ए इनर एक्सिस, रिलेटिव मोशन बिटवीन द अपर एंड लोअर प्लेट। बॉटम, बोथ अपर प्लेट एंड लोअर प्लेट रोटेट टुगेदर, गलत हो गया। लोअर प्लेट रोटेट ऑन ए आउटर एक्सिस विथ रिलेटिव मोशन बिटवीन अपर प्लेट एंड लोअर प्लेट। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट कैन रोटेट विदाउट एनी मोशन बिटवीन टू पॉइंट। ये तो और नहीं होगा। अच्छा, 2 पॉइंट के देखते हैं। अपर प्लेट रोटेट विथ रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्टिव मोशन बिटवीन द अपर एंड लोअर प्लेट। यही ऑप्शन सही है। अपर प्लेट रोटेट, क्या कि एक मेरा जो नीचे वाला प्लेट है उसको फिक्स कर दिए हैं, तो अपर प्लेट मूव करेगा ना। ये बोला कि अपर प्लेट इज रोटेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क फॉर ए पोर्शन। बताइए, ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला लगाइए और इसका आंसर पाइए। ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला लगाइए और इसका आंसर पाइए। फॉर्मूला कितना होता है बताइए पहले ट्रेपेजोइडल का। ट्रेपेजोइडल का फॉर्मूला कितना होता है? v इक्वल टू कितना होता है? v इक्वल टू डी इंटू फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 1 प्लस फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया फर्स्ट एरिया प्लस सेकेंड एरिया डिवाइडेड बाई इंटू डॉट 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 एंड एरिया तक। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो फार्मूला बेस है। फार्मूला तो लिख दिए, बस उसमें वैल्यू पुट करना है और आंसर पाना है। बताइए इसका क्या होगा। इट इज ऑब्जर्व दैट रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट द ओरिजिनल सैंक्शन estimate is likely to be exceed by more than 30% due to increase in the cost of raw material. The detailed estimate to be prepared for the situation is known as, क्या उसके बोलते हैं? बताइए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बताइए उसे क्या बोलते हैं जी? मेरा जो कहाँ बोल गया, ओरिजिनल सेंसन। देखिए सेंसन जो किया गया है एस्टिमेट का, उसका वैल्यू एक्सीड कर दे रहा है मोर देन 30%। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोई भी एस्टिमेट अगर एस्टिमेटेड कॉस्ट से इंक्रीज कर जा रहा है, मतलब वो रिवाइज एस्टिमेट होगा। क्या होगा? रिवाइज एस्टिमेट। सप्लीमेंट्री तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ये तो ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेशन से भी इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता था। The quantity of measurement used for estimating quantity of surface dressing and leveling of earth surface। बताइए the unit of measurement किसका? सरफेस ड्रेसिंग का यूनिट क्या होता है बताइए तो। एंड लेवलिंग ऑन द अर्थ सरफेस, उसका सरफेस ड्रेसिंग का यूनिट क्या होता है आपका? रनिंग मीटर कि मीटर क्यू। बताइए मीटर क्यू या रनिंग मीटर या फिर आपका मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, सरफेस ड्रेसिंग हो गया, पॉइंटिंग हो गया, प्लास्टरिंग हो गया, ठीक है, वाइट वॉशिंग हो गया, जाली वर्क हो गया। ठीक है, ये जितने भी सारे आइटम्स हैं, सारा का यूनिट क्या होता है आपका? मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका भी सरफेस ड्रेसिंग एंड लेवलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस का भी हो गया मीटर स्क्वायर। मतलब ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेट द एनुअल रेट ऑफ डिप्रिसिएशन बाय कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। बताइए कांस्टेंट परसेंटेज मेथड से इसका निकालिए डिप्रिसिएशन। फॉर्मूला क्या है जी? फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, कांस्टेंट क्या होता है? 1 - s बाई सी के पावर 1/n। ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं ना, डी इक्वल टू। तो बस इसमें फॉर्मूला इसमें बैठा दीजिए वैल्यू। 1/s कितना है जी? टोटल कॉस्ट कहाँ गया? 15s, मतलब अस्क्राइब वैल्यू कितना है? 6565 पर 000। ठीक है, सी कितना है? ओरिजिनल कॉस्ट 15 1 2 3 4 5 के पावर 1/n कितना है? n 12 साल 12। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए। 3 0 से 3 0 यहाँ कट जाएगा, तो 1 - 65 डिवाइडेड बाई 150 के पावर 1/12। जब इसको आप कैलकुलेटर में वैल्यू पुट कीजिएगा तो इसका आंसर कितना आएगा आपका? 0.23, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा कि एक कमर्शियल बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्टेड ऑन इतना मीटर स्क्वायर प्लॉट एरिया है। द प्लिंथ एरिया जितना है। द बिल्डिंग फीचर्स से ग्रोथ रेंट कितना है? ग्रोथ रेंट इसका 50,000 पर मंथ है। द टोटल आउटगोइंग पर ईयर इफ द कॉस्ट ऑफ रिपेयर
इज द रेट इज 10% ऑफ द इनकम, ठीक है। द ईयरली प्रॉपर्टी टैक्स इज 5% ऑफ द लैंड एंड 40 पर मीटर स्क्वायर प्लिंथ एरिया। अच्छा, द ईयरली प्रॉपर्टी ऑफ टैक्स इज इतना पर मीटर स्क्वायर का, पर 5 मीटर स्क्वायर का ईयरली टैक्स कितना देता है? 40 रुपया पर मीटर के स्क्वायर से देता है, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है इसमें से? हमको निकालना है टोटल आउटगोइंग पर ईयर। कितना आउटगोइंग मतलब कितना एक्सपेंसेस गिर रहा है, आउटगोइंग कितना जा रहा है, ठीक है, सारा चीज़ देते हुए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एनुअल इनकम। इसका एनुअल इनकम कितना है? एनुअल इनकम, ठीक है। एनुअल इनकम निकालेंगे सबसे पहले कितना होगा? 50,000, ठीक है, पर मंथ है। जब इसका 50,000, जब पर मंथ ही 50,000 कमाता है तो इसका कितना एक साल में कितना आ जाएगा? 12×5=60, ठीक है, 60 हो जाएगा ना जी। इसके बाद देखिए ये मेरा हो गया क्या? एनुअल इनकम हो गया। इसमें आपको कॉस्ट, रिपेयर का कॉस्ट कितना जाएगा? 10%। तो इसका 10% निकालेंगे हम लोग, 0.10 का 10%, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा? ये 60,000 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? प्रॉपर्टी लोन कितना है? 5%, 5 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा जो एक मिनट। अच्छा, मेरा जो मेरा टोटल प्लॉट एरिया कितना है? 1,000 मीटर स्क्वायर पर है, ठीक है। जो कि मेरा प्रॉपर्टी यहाँ लिखते हैं प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है, जो कि मेरा कितना है? 5 स्क्वायर एरिया है। 5 पर मीटर स्क्वायर पे लैंड के लिए दिया हुआ है। जिसमें मेरा प्लॉट एरिया कितना है? प्लॉट एरिया मेरा 1,000 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से कितना आ जाएगा? 5,000 आएगा ना, 5,000। उसके बाद हम लोग क्या निकलेगा? ये मेरा निकल गया प्रॉपर्टी टैक्स। अब हम लोग को जल्दी निकालते हैं कि टोटल प्लिंथ एरिया कितना है। देखिए तो प्लिंथ एरिया मेरा कितना है? लैंड एंड 40 पर मीटर स्क्वायर प्लिंथ एरिया, ठीक है। प्लिंथ एरिया मेरा कितना है? 40 है, ठीक है। जिसका रेट कितना दिया हुआ है? रेट देखिए, द प्लिंथ एरिया रेट इज 800 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं क्या? प्रॉपर्टी ऑफ प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया कितना निकलेगा? 8 एरिया मेरा प्लिंथ एरिया कितना है? 40 मीटर स्क्वायर इंटू 800, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 8 चौक 32,000, ठीक है। ये मेरा ये प्लिंथ एरिया का रेट आ गया। अब हम लोग को जानना है कि टोटल इसका कितना टोटल आउटगोइंग है। टोटल आउटगोइंग कैसे पता चलेगा? 60,000 को हम लोग जोड़ेंगे, ये है ना 60,000 एनुअल इनकम। 60,000 आ गया। 60,000 में हम लोग प्लस रिपेयर ये जो आया हुआ है टैक्स, हम लोग कितना देते हैं? टैक्स कितना मेरा? 5,000, ठीक है। साथ में हम लोग क्या है? प्लिंथ एरिया में कितना है? 32,000, क्या है? 32,000। इसमें हम लोग 32,000, ठीक है। तो इसमें से टोटल कितना आपका आउटगोइंग कितना आ रहा है? देखिए तो जोड़ के आउटगोइंग जोड़िए तो कितना आएगा? 60,000 यहाँ है, 32,000 यहाँ है, कितना आ जाएगा जी? 6×3=9, 92,000, ठीक है। 92,000। अब 92,000 में 5,000 जो 97,000, ये मेरा आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि मेरा क्या पूछ रहा था? आउटगोइंग पूछ रहा था, टोटल आउटगोइंग कितना है, आउटगोइंग पर ईयर, एक साल में इतना इसका आउटगोइंग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए बिल्डिंग स्क्वायर, ए बिल्डिंग रिक्वायर 9 आरसीसी कॉलम। कॉलम साइज कितना है? 0.2 मीटर विड्थ एंड 0.2 मीटर थिकनेस है एंड 4 मीटर हाइट है। एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ स्टील रिक्वायर्ड इफ द एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड 1.5% बाई है ग्रोस एरिया। कितना? 1.5% है ग्रोस एरिया, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है? एरिया एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ स्टील, ठीक है। स्टील का हम लोग क्वांटिटी निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पहले वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कॉलम, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल कितना है? 9 आरसीसी कॉलम, मतलब 9 कॉलम। कैसे निकलेगा जी? 9 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 4 मीटर। जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा? 1.44 मीटर क्यूब। मेरा आगे इतना 9 कॉलम का मेरा
वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है कि हमको देखिए कितना बोला है कि बोला कि इफ द स्टील प्रोवाइडेड 1.5% ऑफ ग्रोस वॉल्यूम, ठीक है। जितना मेरा वॉल्यूम आया है उसका कितना 1.5% हम लोग को प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो चलिए 1.5% कितना होगा वॉल्यूम ऑफ स्टील, वॉल्यूम ऑफ स्टील कितना हो जाएगा 1.5% का 1.5% 144 का 1.5% कितना आएगा जी, इसको सॉल्व कीजिए तो, इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 0.0216 मीटर क्यूब, ठीक है। ये मेरा कितना आ गया वॉल्यूम ऑफ स्टील आ गया, ठीक है। क्या आ गया मेरा वॉल्यूम ऑफ स्टील। हमको अब निकालना क्या डेंसिटी, वॉल्यूम आइए क्या था डेंसिटी डेंसिटी कितना आएगा, डेंसिटी कितना था स्टील का 7850 होता है ना। तब मेरा वॉल्यूम आ गया, हम लोग निकाल देते हैं वेट ऑफ स्टील, वेट ऑफ स्टील, स्टील कैसे निकलेगा, हम लोग को पता है कि मेरा स्टील का डेंसिटी कितना था 7850 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 0.216। जब इसको मल्टीप्लाई आप कीजिएगा तो ये 165.1 कितना है 165.5, मतलब इसको देखा जाए तो ये केजी में आ गया है, ठीक है। इसको क्विंटल में कीजिएगा तो कितना आएगा 1.65, कितना है 1.65 1.55, बताइए बहुत बहुत क्लोज क्लोज आंसर है, ठीक है। इसका आंसर अब सही आएगा तभी मारिएगा, नहीं तो गलत भी होने के चांसेस है। 1.6 है, 1.6 है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग मूव करते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्लैब बेस्ड ऑन द साइज ऑफ रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्लैब हैविंग। इसका स्लैब 1 का एल वाई दिया हुआ है, एल एक्स दिया हुआ है, एल वाई, स्लैब 2 का एल वाई एल एक्स दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि आपका वो 1 वे स्लैब है कि 2 वे स्लैब है, ठीक है, तभी तो हम लोग फाइंड कर पाएंगे ना 1 वे स्लैब है कि 2 वे स्लैब है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिर हम लोग आपको क्या होता है एस्पेक्ट रेशियो एल वाई बाई एल एक्स, ठीक है। 1 वे स्लैब के लिए क्या होता है 1 वे स्लैब के लिए 1 वे स्लैब इसका केस क्या होता है एल वाई बाई एल एक्स इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। ये आपका हो गया 1 वे स्लैब के केस में। और 2 वे स्लैब के केस में 2 वे स्लैब, 2 वे स्लैब में कितना होता है 2 वे स्लैब के केस में एल वाई बाई एल एक्स इज लेस देन 2, ये हो गया आपका 2 वे स्लैब के केस में, ठीक है। तो चलिए सारा वैल्यू को इस कंडीशन में रखना पड़ेगा, ठीक है, सारा वैल्यू को, ठीक है। जैसे एल वाई है, एक मैं बता देता हूँ आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। एल वाई कितना है एल वाई पर 7 है, एल एक्स कितना है 3 है, ठीक है। इसको जब डिवाइड दीजिएगा इसका वैल्यू ज़्यादा आना चाहिए 2 से, अगर 2 से ज़्यादा आएगा तो किस में इसका होगा 1 वे स्लैब में जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह आपको आपका फिर L2 में भी पुट करना है, ठीक है, इसमें पुट करना है, सारा वैल्यू पुट कीजिएगा, ठीक है तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ये तो आप लोग कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, भाट रोल डज द शेड्यूल ऑफ रेट प्ले इन ए प्रिपरेशन ऑफ ए कॉस्ट एस्टिमेट फॉर ए सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स, बताइए व्हाट रोल डज द शेड्यूल ऑफ रेट जो होता है उसका उसका रोल क्या होता है इन कॉस्ट ऑफ इन केस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए। इट डिटरमाइन द इंटरेस्ट रेट ऑफ ए प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, इट आउटलाइन द प्रोजेक्ट टाइमलाइनिंग एंड माइलस्टोन, या फिर बताइए क्या होगा इसका आंसर आउटलाइनिंग, आउटलाइनिंग द प्रोजेक्ट टाइमलाइनिंग एंड माइलस्टोन, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इट कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्विपमेंट, इट प्रोवाइड द डिटेल लिस्ट ऑफ यूनिट रेट फॉर वेरियस आइटम ऑफ वर्क, इसीलिए इसी को बोलते हैं हम लोग शेड्यूल ऑफ रेट, जिसमें सारा आइटम्स का रेट उसमें मेंशन रहता है, ठीक है, यूनिट रेट मेंशन रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं शेड्यूल ऑफ रेट। देखिए नेक्स्ट क्या है, द क्राइटेरिया फॉर ए मिनिमम एंड मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इन आरसीसी कॉलम बी में, क्या आरसीसी कॉलम बी ने सिंगली रेनफोर्स बीम एंड डिजाइन एज पर लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है। बताइए कि इनमें से कौन सा फार्मूला आपको मैक्सिमम और मिनिमम का फार्मूला आपको लग रहा है, बताइए तो। ये तो फार्मूला का, ये तो आप लोग कभी गलती कर नहीं सकते हैं, ये तो आप लोग बहुत बार पढ़े भी हैं, बताइए क्या होगा जी मैक्सिमम 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 टेंसाइल रेनफोर्समेंट का कितना होता है वैल्यू, बताइए
ए एस टी एरिया ऑफ स्टील ए एस टी बाई बी डी डिवाइडेड ग्रेटर देन 0.87 एफ वाई ए एस टी ए एस मैक्सिमम बाई बी डी ग्रेटर देन लेस देन 0.04 एफ वाई। बताइए कौन सा होगा। इसको तो हम लोग सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं, ये तीनों हमको देखना है, ठीक है। द क्राइटेरिया ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील रेनफोर्समेंट। बताइए मिनिमम मैक्सिमम कितना होता है। मैक्सिमम तो आप लोग ये तो जान ही रहे कि 4% होगा, तो इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, लेकिन क्या 0.78 होता है क्या। 0.78 नहीं होता है। 0.75 ये भी नहीं होता है। 0.85 होता है। 0.85 ए एस टी बाई बी डी 0.87 0.85 एफ वाई 0.85 एफ वाई, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब इसका क्या होगा, ये भी इजी क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा वैल्यू से दे दिया, ठीक है। एज पर एजम्पशन मेड ऑफ ए डिजाइन ऑफ आरसीसी मेंबर फॉर लिमिट स्टेट कोलैप्स in a flexure the maximum strain in a tensile reinforcement in a section at a failure shall not be less than, किसे कम नहीं होता बताइए तो। किसे कम नहीं होता है। हम लोग इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, एफ वाई इजकल टू क्या होता है 1.15 ई एस प्लस 0.002। हम लोग ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो हमको एफ वाई इजकल टू कितना पुट कर देना है, एफ वाई इजकल टू 415, ठीक है। अब 1.15 ई एस, ठीक है, प्लस 0.002 415। देखिए तो ये तो ऑप्शन नंबर हमको सी लग रहा है। नहीं, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना, इसको काटिएगा तब ये आएगा कितना, 360 आएगा। 360.8 डिवाइडेड बाई ई एस, काटने के बाद प्लस 0.002। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहीं तक बोल दिए, सिर्फ वैल्यू पुट कर दिया, लेकिन यहाँ ये तो काटना पड़ेगा ना, 1.15 से 415 को काटिएगा तभी तो वैल्यू आएगा 360.87, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए आरसीसी स्ट्रक्चर डिफॉर्म बार डाया 20 mm कन्फर्मिंग है 1785 सब्जेक्टिव टू टेंशन कैलकुलेट द डेवलपमेंट लेंथ। बताइए इजी क्वेश्चन है, बताइए डेवलपमेंट लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है जी, कैसे निकलेगा बताइए तो डेवलपमेंट लेंथ। इसका जो क्या दिया हुआ है, टेकिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेस टाउ बी डी विल 20 mm दिया हुआ है, बार टेंशन इतना दिया हुआ है, ग्रेड ऑफ स्टील 415 दिया हुआ है। बताइए कैसे निकलेगा। कैलकुलेट द डेवलपमेंट लेंथ, कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करिए जी। आप लोग तो फॉर्मूला जानते ही हैं, एल इजकल टू क्या होता है 0.85 सॉरी 0.87 एफ वाई इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 टाउ बी डी, ठीक है। इसमें बैठा दीजिए 0.87 एफ वाई, 0.87 एफ वाई कितना है 415, डाया कितना है 20 है, डिवाइडेड बाई 4 पॉइंट टाउ बी डी कितना है 1.5 है, सॉरी 1.5 नहीं है, टाउ बी डी का वैल्यू कितना है जी, वो डिफॉर्म बार है ना, देखिए थोड़ा सा ही देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डिफॉर्म बार है, डिफॉर्म बार अपने आप में कितना होता है ग्रेटर देन 60%, इंक्रीज बाई 60%, तो 1.6 गुना 1.5, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2.4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा 2.4। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसमें आपका वैल्यू कितना आएगा इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 752 आएगा, 752.18 mm, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, ए आरसीसी कंक्रीट में कैंटिलीवर बीम है सब्जेक्टेड टू यूडीएल लोड विथ ए डब्ल्यू इंटेंसिटी से लग रहा है डायरेक्टली वर्टिकल अपवर्ड, ठीक है, वर्टिकल अपवर्ड। द मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड, बताइए मेन रेनफोर्समेंट हम लोग कहाँ प्रोवाइड करेंगे, कोई यूडीएल लोड है, ठीक है, इस टाइप से है, कैंटिलीवर बीम है, यूडीएल लोड है, और नीचे से क्या बोल रहा है डायरेक्टली वर्टिकल अपवर्ड लोड लग रहा है। ओ अच्छा, लोड यूडीएल लोड डब्ल्यू इंटेंसिटी डायरेक्टली वर्टिकली अपवर्ड,
बताइए, मतलब इसका मेन रेनफोर्समेंट बोल रहा है कि हम लोग कहाँ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। द मेन रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करेंगे, हम लोग कहाँ प्रोवाइड करेंगे, एलवेज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। मान के चलिए ये मेरा कोई एक रेक्टेंगुलर कॉलम है, ठीक है, इस टाइप में है, ये मेरा न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। अब बोल रहा है कि मेरा लोड मेरे नीचे से है, यहाँ लोड लग रहा है, ठीक है। तो ये जो ऑब्वियसली कि ये मेरा फिक्स भी होती है, बैंड करेगा इस टाइप से, ठीक है। बैंड करेगा इस टाइप से, तो हम लोग न्यूट्रल 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 एक्सिस के हम लोग बिलो, हम लोग आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, मेन रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट द डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। डेवलपमेंट कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर ए एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर में सिंगली रेनफोर्स बीम, ठीक है, जिसका साइज दिया हुआ कितना, 200 इंटू 450, जिसमें से दो नंबर बार ऑफ 16 mm डायमीटर का है, ठीक है। यूजिंग M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, F1415 का वैल्यू कितना दिया, एक्स यू मैक्स कितना दिया हुआ है, 0.48, ठीक है। तो इफेक्टिव कवर कितना है, 35 mm। कैलकुलेट द न्यूट्रल, बताइए कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकलेगा। ये तो आप लोग जानते हैं, सी इजकल टू कंप्रेशन इजकल टू टेंशन, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस एट ए डेप्थ एक्स यू, एक्स यू इजकल टू क्या था, एक्स यू इजकल टू फॉर्मूला क्या था, 0.87 FY इंटू AST डिवाइडेड बाई 0.36 F CK B इंटू XU, ठीक है। इसमें वैल्यू बैठा दीजिए, वैल्यू बैठाइए, कितना आएगा देखिए तो 0.87, देखिए तो 0.87 हो गया। FY कितना दिया है, FY कितना है, 415 है। एरिया पर स्टील कितना आएगा, एरिया पर स्टील आपको निकालना पड़ेगा ना, क्या कि यहाँ पर देखिए दो को बार है, दो को 16 mm का है, तो कितना आएगा, 2 गुना π/4 गुना 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 402.1 आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 402.1 डिवाइडेड बाई 0.36, एफ सी के कितना दिया हुआ है, एफ सी के आपका 20 है, इंटू बी कितना है, बी का बिट्स कितना है, 200, ठीक है। यहाँ से मेरा एक्स निकल जाएगा, एक्स कितना निकलेगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 100.9 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। बताइए प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, बताइए इनमें से कौन सही है कौन गलत है। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट का कौन सा है इसमें से, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन है। देखिए फर्स्ट का क्या होगा, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फर्स्ट का सी। सॉरी, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये नहीं होगा, कार्बन। फर्स्ट का भी इसमें 3 को में, ये नहीं होगा, ठीक है। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट क्या होगा, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट का सल्फ्यूरिक एसिड होगा। सल्फ्यूरिक एसिड किसका है, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट का होता है, ठीक है। तो दो का डी, अरे यार ये तो दोनों है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका थर्ड क्या है, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, फिर से प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है, वो किसका होगा, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट क्या होगा, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 3 का सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कैल्शियम क्लोराइड फ्लोरीन, बताइए इसका लिमिट क्या है। ये तो हम लोग पढ़े हैं, बताने की जरूरत नहीं है। कैल्शियम कितना होता है, कैल्शियम 75, कैल्शियम कैल्शियम 250, कैल्शियम कैल्शियम 250 ये सही दिया हुआ। क्लोरीन कितना है, क्लोरीन 75, फ्लोराइड कितना था, फ्लोराइड का कितना होता है, फ्लोराइड का 1, फ्लोराइड का 0.2, बताइए कौन सा सही है इसमें से, लिमिट बताइए कौन सा सही है, किसका सही है किसका गलत है। क्लोरीन कितना था, क्लोरीन 75 होता है, याद रखिए क्लोरीन आपका 75 होता है, ठीक है।
अब क्लोराइड जो होता है, क्लोराइड कितना होता है आपका, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट 250 होता है, ठीक है। फ्लोराइड कितना होता है, 1 होता है। रेसिडुअल क्लोरीन 0.2 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्लोरीन का कितना हो गया, 75। फर्स्ट का बी, फर्स्ट का फर्स्ट का बी फर्स्ट का बी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दो गुम है यार, रुक एक मिनट। प्रीवियस, देखिए बी, फर्स्ट का बी इसमें भी है, अब फर्स्ट का भी इसमें भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्लोराइड। क्लोराइड कितना हो गया, क्लोराइड का हो गया 250। बी का ए इसमें कितना है, बी का डी दिया, मतलब ऑप्शन नंबर बी का ए, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, सी इज द करेक्ट आंसर, सी जो है करेक्ट आंसर है। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन